हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 27 को डिस्कस करेंगे। पहले हम वर्कशीट को हिंदी में देखते हैं, उसके बाद हम इसको इंग्लिश में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वर्कशीट 26 में देखा था कि श्वसन प्रक्रिया है क्या, और इसके श्वसन में हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों का हम उपयोग करते हैं या कौन से अंग आपस में मिलकर श्वसन तंत्र बना रहे हैं। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि मानव श्वसन प्रणाली में जो कार्य हो रहा है उसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग क्या है, जिसमें गुहिकाएं और नलियां आपस में जोड़ने की प्रणाली जो फुसफुस से वायु का संचालन करती है, यानी कि हमारा नाक से लेकर श्वसनी तक की जो प्रक्रिया है वो हमारा पहला भाग हो गया। और दूसरा भाग जो कि फुसफुस के अंदर या लंग्स के अंदर हो रहा है, जहां पर की गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जो पहला भाग है उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि नाक के द्वारा वायु शरीर में प्रवेश करती है। उसके पश्चात है ग्रसनी और फिर स्वर यंत्र। अब जो हमारी श्वास नली है वो क्या है, ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है और इस श्वास नली के चारों तरफ उपास्थि विलय की संरचना में उपस्थित रहती है। ऐसा क्यों? ताकि हमारी श्वास नली जो है वो खुली रहे। और इस श्वास नली में श्लेष्मा के साथ साथ सीलिया नामक महीन बाल होते हैं, जो कि वायु जो हमारे फुसफुस तक पहुंच रही है वो वहां पहुंचने से पहले फिल्टर हो सके या उसके अंदर जो भी कीटाणु है या रोगाणु है वो उनको रोक सके। उसके पश्चात ग्रसनी के अंत में श्वसनी दो शाखाओं में विभाजित हो रही है जो कि फुसफुस में प्रवेश करती है। अब हमारा दूसरा भाग है जहां पर की गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। अब जो श्वसनी है वो फुसफुस के अंदर जाकर श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है और इन श्वसनिकाओं के अंत में कूपिका होती है जहां पर की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब हम देखेंगे कि सांस लेना और सांस छोड़ने में क्या हो रहा है। तो जब हम सांस ले रहे हैं तो उस समय ऑक्सीजन युक्त वायु कहाँ है, हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। और जब वो फुसफुस में प्रवेश करती है तो हमारा डायफ्राम जो है वो समतल हो जाता है, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इसके कारण वक्षीय गुहा के अंदर दबाव कम हो जाता है और फेफड़ों के अंदर वायु आ जाती है। उसके पश्चात जब हम सांस छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कर रहे हैं तो हमारी पसलियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ जाती हैं और डायफ्राम फिर से गुंबद के आकार में आ जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है। अब इसके कारण वायु का दबाव कम हो जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। अब जैसा कि हम ऊपर चित्र में भी देख रहे हैं, ये कूपिका का चित्र है और इसकी सतह पर किस तरह से गैसों का आदान प्रदान होता है वो हम देखते हैं। अब जैसा आप लाल रंग की इसमें एरोज नजर आ रहे हैं, लाल रंग का मतलब है कि वायु कूपिका के अंदर पहुंची जिसमें ऑक्सीजन है। और कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है जहां पर कि इस वायु के द्वारा ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कूपिका में छोड़ी जाती है। अब जैसे जैसे जंतु के शरीर का आकार बढ़ता है तो सिर्फ विसरण के दाब के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना असंभव है। तो इसलिए फुसफुस के द्वारा जो वायु से श्वसन ली जा रही है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंची, हमारी रुधिर कोशिकाओं में, और वहां पर एक लाल वर्णक होता है जिसको हम कह रहे हैं हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर के रास्ते प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अब प्रत्येक कोशिका में भोजन भी है तो उस भोजन के साथ ये ऑक्सीजन संयोग करके ऊर्जा उत्सर्जित करती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में ऊर्जा बनी और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी ऊर्जा के साथ, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर इस हीमोग्लोबिन के साथ संयोग होके
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जो फुसफुस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। Now students, let us see the worksheet in English. Now, as we see, our human respiratory system is broadly divided into two parts according to its function. First part includes nose, pharynx, which is the passage for air. It leads to trachea, then larynx, and then trachea. Now, this trachea is having a rings of cartilage. And what is the function of this rings of cartilage? That it keeps the windpipe open. Now, this trachea is lined with fine hairs known as cilia, which filter the air before it reaches the lungs. Now, trachea is dividing into two branches, which are known as bronchi, which enters into the lungs. So, this is the first part. In second part, exchange of gases is taking place in respiratory system. So, first is bronchioles, that is these bronchi are further dividing into very narrow airways into the lungs where exchange of gases is taking place at the surface of the lungs. Now these bronchioles further divides into alveolar ducts, and at the end there are alveoli, which are the respiratory units where exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide, is taking place. Now, as we are seeing in the diagram, inhalation means the air we are taking in which is rich in oxygen. And when we are taking air in, it occurs due to the contraction of the muscles of the ribs. Now, when the muscles contract, the diaphragm flattens up, as a result of which the volume increases of the thoracic cavity. So with the increase in the volume, the pressure inside the thoracic cavity decreases and the air rushes into the lungs. So this is known as inhalation. And in exhalation means giving out air which is rich in carbon dioxide. And this occurs when the muscles which are attached to the ribs and diaphragms, they relax, and as a result the diaphragm becomes dome shaped. The volume of the thoracic cavity decreases, which decreases the air pressure, and the air is expelled out from the lungs. So in this way inhalation and exhalation takes place in the body of humans. Now let us see how exchange of gases is taking place. Now as you are seeing the diagram of one alveoli, how at the surface the exchange of gas takes place. As you are seeing red arrows means the air which is rich in oxygen. Now this oxygen rich air enters into the alveoli, which contains extensive network of blood vessels. Now these capillaries which brings carbon dioxide rich blood from the rest of the body and releases this carbon dioxide into alveoli, and from this alveoli this carbon dioxide is expelled out of the body. Now when this oxygen enters into the blood, this oxygen gets combined with the hemoglobin of the blood, which is a respiratory pigment, and forms oxyhemoglobin. This oxyhemoglobin reaches each and every cell of the human body, where food is also present, and in each cell this food and oxygen combines and energy is released along with the release of carbon dioxide. Now this carbon dioxide from all over the body moves along with the blood, reaches alveoli, where the exchange of gases is taking place. So this carbon dioxide through alveoli moves out of the blood and oxygen enters in. So in this way the process of respiration takes place. Now let us see the question answers. पहला प्रश्न है हमारा, उपास्थि वलय का कार्य क्या है? तो उपास्थि वलय क्या कर रहा है? संरचना प्रदान कर रहा है जिसके कारण हमारी श्वास नली खुली रहती है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? फंक्शन क्या है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का?
इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड कीप द विंड पाइप ओपन। अदरवाइज क्या होगा कि विंड पाइप कोलैप्स हो जाएगा और हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बड़े बहुकोशिकीय जीव जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है। हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो ह्यूमंस या मनुष्य में अभी हमने देखा कि किस तरह से पूरा एक श्वसन तंत्र है और अलग अलग अंग हैं और ये पूरा एक श्वसन तंत्र काम कर रहा है ऑक्सीजन के परिवहन का। जैसे हमने देखा कि नाक से जो वायु गई उसमें ऑक्सीजन की अधिकता है, ऑक्सीजन रिच, और वो एल्वियोलाई में जाकर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। पूरा प्रोसेस जैसा कि अभी हमने वर्कशीट को समझाते हुए समझाया था। तो ये पूरा डिटेल में इसका आंसर हमें लिखना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया समझाएं। तो जैसा कि हमने देखा था कि जब हमने सांस ली तो सांस लेते समय क्या हो रहा है कि हमारा डायफ्राम जो है वो चपटा हो रहा है, जिसके कारण वक्षीय गुहिका का आयतन बढ़ जाता है, और जब आयतन बढ़ा तो वक्षीय गुहिका में दबाव कम हो रहा है और फेफड़ों के अंदर वायु प्रवेश होती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं उस समय डायफ्राम वापस गुंबद के आकार का हो जाता है, जिसके कारण वक्षीय गुहा में आयतन कम हो रहा है, वायु का दबाव कम होता है और हवा जो है वो फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। मीन्स चेस्ट कैविटी में वॉल्यूम कम हो जाता है और वायु पे दबाव बढ़ कम होता है और एयर इज एक्सपेल आउट ऑफ द लंग्स। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी, इजी है। Do complete your question answers and learn it, and thank you for watching this video.